देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। आइए शुरुआत करते हैं देश का कोरोना बुलेटिन। कोरोना काल में जिस बात का डर था वही हुआ। अब कोरोना का संक्रमण शहर से गांव कूच कर चुका है। ये खबर खौफजदा करती है। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। लॉकडाउन के दौरान जब दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूरों ने घर लौटना शुरू किया तो इस बात का डर सता रहा था कि अब कहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस का प्रकोप न फैल जाए। गांवों से आ रही रिपोर्ट ने इस डर को सच साबित कर दिया। अब कोरोना की मार गाँव में ज्यादा देखी जा रही है। भारत में करीब 2 महीनों तक लॉकडाउन रहा। इस बीच परेशान मजदूरों ने अपने घरों का रुख किया। लाखों मजदूर पैदल या अपने अपने साधन से गाँव की ओर निकल पड़े और उसके बाद जो तस्वीर उभर कर आई है डरा रही है। महाराष्ट्र के गांव में फैल रहा है कोरोना। उत्तर प्रदेश के 70% केस मजदूरों के हैं। गांव में 30 से 80% का इजाफा हुआ है। ओडिशा के गंजम में 2 मई तक एक भी केस नहीं था। अब 499 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ओडिशा में 4.5 लाख मजदूर राज्यों से लौटे हैं। ओडिशा के 80% केस ग्रामीण इलाकों के हैं। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के केस बढ़े हैं। आंध्र प्रदेश के गाँव में भी कोरोना संक्रमण में इजाफा हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि जैसे जैसे लोग गांव पहुंचे, गांव में कोरोना के मामले में तेजी आई। ये ट्रेंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पहले कोरोना वायरस के मामले बेहद कम थे। अब उन इलाकों में मामले शहरों से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30 लाख प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से लौटे हैं। एक्टिव मामलों को देखें तो बस्ती और अमेठी जैसे छोटे जिले दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। 2 जून तक बस्ती में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 183 थी और अमेठी में एक्टिव केस 142 थी। यूपी के आंकड़ों से भी साफ है कि मजदूरों की वापसी के साथ कैसे कोरोना के मामलों में तेजी आई है। तो वहीं देश में कोरोना का खौफ अब सभी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही 10,000 केस रोज के आंकड़े पर देश पहुंचने वाला है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। पुणे में 100 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनने की तैयारियां तेज हो गई हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं। ये आंकड़े दिलों में खौफ भरने वाले हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब आपके पास सावधानी और बचाव के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पिछले 24 घंटों में देश ने कोरोना पर नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,851 केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 273 मौतें हुई हैं। अब तक कुल पॉजिटिव केस 2,26,770 हैं। अब तक 1,09,462 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना की रिकवरी रेट 48.27% है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक अच्छी खबर भी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की संभावित वैक्सीन की सप्लाई के लिए ब्रिटिश, स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने भारत से हाथ मिला लिया है। एस्ट्राजेनेका ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की सप्लाई के लिए वो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के साथ लाइसेंस करार करने वाली है। एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन को भारत समेत कम आय वाले देशों में पहुंचाएंगे। और खास बात यह है कि इनमें से 40 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई 2020 के आखिर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच चुका है। दूसरे फेज में 10,000 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। ब्राजील ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। साल के आखिर तक वैक्सीन की डिलीवरी शुरू हो सकती है। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन की डिलीवरी करने की तैयारी है। आपको बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट पिछले 50 सालों से वैक्सीन के निर्माण और डिलीवरी को लेकर बड़ा काम कर रहा है। तो वहीं देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब कोरोना की टेस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। फिलहाल टेस्टिंग में लगने वाले ज्यादा वक्त को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज ली है जो 2-3 दिन में 50,000 सैंपल की जांच कर सकती है। कोरोना वायरस को अगर हराना है तो देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट करने होंगे और अब कोरोना की टेस्टिंग के मामले में देश को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अब तक दुनिया भर में कोरोना की जांच के लिए RT-PCR तकनीक को ही सबसे भरोसेमंद माना जा रहा था, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी तकनीक विकसित की है जिसके जरिए बेहद कम समय और खर्च में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव का पता लगाया जा सकता है।
हैदराबाद की CCMB लैब ने तलाश की है कोरोना टेस्टिंग तकनीक। वैज्ञानिकों ने RNA जांच के लिए RT-PCR की मॉडिफाइड तकनीक का पता लगाया है। TE बफर तकनीक के जरिए RT-PCR की जांच में आधा समय ही लगता है। कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीक पहले से 40% सस्ती पड़ेगी। अब इस तकनीक से जुड़ी तमाम जानकारी ICMR को भेजी जाएगी, जिसके बाद इस पर आगे का काम शुरू होगा। हालांकि इस तकनीक का इस्तेमाल मरीज की जांच में ना करते हुए बड़े स्तर पर वायरस का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। अब आपको समझाते हैं कि TE बफर से जांच में कैसे फायदा हो सकता है। दिल्ली, मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहरों के लिए होगी टेस्टिंग। एक साथ 50,000 सैंपल लेकर वायरस के फैलाव का पता लगाया जाएगा। सिर्फ 2 से 3 दिनों में इन 50,000 सैंपल्स की रिपोर्ट मिल जाएगी। बड़े स्तर पर जांच करने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर काम चल रहा है। अगले 8 से 10 दिनों में इसे लेकर सटीक आकलन सामने आ जाएगा। एक साथ 40 से 50,000 सैंपल्स की जांच हो सकेगी। इस नई तकनीक से जांच का तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज की 40 मरीजों पर टेस्टिंग की गई। पुरानी और नई दोनों तकनीक से सैंपल की जांच करने पर नतीजा निकला है कि नई TE बफर तकनीक से परीक्षण करने में कम समय में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो गई। दुनिया भर में कोरोना के कहर के बीच आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। एक वायरस के आगे विवश हुई दुनिया अब पर्यावरण की ताकत को अच्छी तरह से महसूस कर रही है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर देश के 200 शहरों और निगमों में शहरी वन कार्यक्रम को लॉन्च किया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और कोरोना के कहर के बाद देश और दुनिया भर के लोगों को इस बात का एहसास अच्छी तरह हो चुका है कि अगर लोगों का जीवन बचाना है तो पर्यावरण भी बचाना होगा। हालांकि लॉकडाउन की वजह से भारत की आबोहवा पहले से बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत अपनी जैव विविधता को बचाए रखने में कामयाब रहा और दुनिया को साबित करके भी दिखाया है। जावड़ेकर ने कहा कि भारत की संस्कृति में पेड़ों की पूजा होती है। गांव-गांव में ईश्वर के नाम पर वन बनाए जाते हैं और कभी कटाई नहीं होती है। पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में 300 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। तो पेड़ लगाना भी चाहिए, पेड़ बढ़ाना भी चाहिए। यही हमारे लिए ऑक्सीजन बैंक है। ये सच है कि भारत का जीवन काफी हद तक प्रकृति से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित है। देश के शहरी इलाकों में अभी भी जंगल काफी कम है और अब वक्त आ गया है कि देश के शहर और नगर निगम भी जंगल विकसित करने के लिए जन आंदोलन की तरह काम करें। इस मौके पर सरकार ने भी एक बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। क्या आपको पता है कि पेड़ न कटे, इसके लिए राजस्थान में 300 लोगों ने बलिदान दिया था। 300 people died to protect forest. तो हमें अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को अपने साथ रखना होगा। भारत में भी वायरस के खिलाफ अब तक प्राकृतिक औषधियों ने ही कमाल किया है। लिहाजा वक्त आ गया है कि सभी लोग अपने आसपास के पर्यावरण को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। देश भर में लोग कोरोना से डर रहे हैं। कोरोना के डर से अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। 100 सेकंड में देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना के कहर के बीच दुनिया भर के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि भले कोरोना कम होने का हवाला देकर स्कूल खोल दिए जाएं, लेकिन वो अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। अभिभावकों ने ऐलान किया है कि नो वैक्सीन नो स्कूल। इस नारे से एक संदेश बिल्कुल साफ है कि देश और दुनिया भर के अभिभावक रोजी रोटी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर घर से निकलने को तैयार हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजने को राजी नहीं है। भारत सहित ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और चीन में अभिभावकों ने इसके लिए बाकायदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुहिम भी छेड़ दी है। दुनिया भर के अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल भेजने का विरोध दर्ज किया है। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा और चीन ने इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। भारत में शुरू किया गया है ऑनलाइन अभियान। अब तक 4.5 लाख लोगों ने मुहिम के समर्थन में हस्ताक्षर किया है। अभिभावकों का साफ कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। दरअसल देश के कई हिस्सों में जुलाई से स्कूल खोलने के संकेत मिले हैं, लेकिन माँ बाप अभी स्कूल खोलने के हक में नहीं हैं। अभिभावकों का मानना है कि स्कूल में जिस तरह के गाइडलाइन दिए जा रहे हैं उनका पालन बच्चे नहीं कर पाएंगे। मसलन वो मास्क पहनने और उचित दूरी बनाने में लापरवाही बरतेंगे और संक्रमण का शिकार हो जाएंगे। अब बड़े लोग जब प्रिकॉशन करने में कई बार कोताही कर जाते हैं, तो छोटे बच्चों
इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से तो कोई नहीं लेगा ना, स्कूल प्रशासन। हमारे बच्चे अगर इस रिस्क में तो हम नहीं भेज सकते। लॉकडाउन में ढील देने के साथ सरकार जनजीवन को पटरी में लाने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में स्कूलों को खोलने पर भी विचार हो रहा है, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों की जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। कोरोना काल में भी अपराधी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर में अज्ञात हमलावरों ने एक वार्ड सदस्य शिवराज सैनी को गोली मार दी। गोलीकांड के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लॉकडाउन में भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वो वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताज़ा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर का है, जहां बीती रात से ही लोग दहशत में हैं। मुरादनगर की न्यू डिफेंस कॉलोनी में गुरुवार रात गली में टहल रहे नगर पालिका परिषद के सदस्य शिवराज सैनी को बदमाशों ने गोली मार दी और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार भी हो गए। गोली लगने से शिवराज सैनी बुरी तरह से घायल हो गए और स्थानीय लोग तुरंत उनकी मदद करने के लिए पहुंचे। आनन फानन में शिवराज सैनी को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। तुरंत पुलिस को फायरिंग की सूचना दी गई। फायरिंग की खबर से पुलिस महकमे में खलबली मच गई। कुछ ही देर में आला पुलिस अधिकारी मौके पर भी पहुँच गए। तो मुरादनगर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि शिवराज नाम के एक व्यक्ति पड़ोस की गली में घूमने गए थे, जहां वो घायल हो गए। घायल अवस्था में उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। परिजनों ने अज्ञात हमलावरों पर आशंका जताई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वारदात के बाद परिवार वालों से भी पूछताछ की गई। परिवार ने किसी के साथ दुश्मनी की बात से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में पुलिस के लिए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाना थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। इस बीच इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है, ताकि कैमरों की फुटेज की मदद से हमलावरों तक पहुंचा जा सके। लॉकडाउन की वजह से सुरक्षा के पहले से ही पुख्ता इंतजाम प्रदेश में किए गए हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजामों को ठेंगा दिखाते हुए बदमाश आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार भी हो गए। गोलीकांड के बाद से ही इलाके में लोग घबराए हुए हैं। इलाके में शांति के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पुलिस हमलावरों की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शिवराज सैनी को गोली सिर में लगी है और उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। लॉकडाउन के बीच हुई इस वारदात ने पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजौरी जिले के मेहारी कालाकोट में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू डिवीजन के राजौरी जिले के मेहाली कालाकोट में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हालांकि मारे गए आतंकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के यारीपोला में एक पुलिस दल पर आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी, जिसमें एक नागरिक जख्मी हो गया था। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राजौरी के कालाकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। आशंका है कि 1 से 2 आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हो सकते हैं, जिसके चलते कल देर रात से ही भारतीय सेना के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने पूरे जंगल को खंगालने की कोशिश की है और यहाँ पे अभी भी पूरे जंगल के अंदर भारतीय सेना के जवानों के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर का जो है वो तैनात किया गया है। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से पोजीशन लिए हुए हैं। लगातार ये इनपुट्स आ रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकियों के लॉन्चिंग पैड से आतंकी इस फिराक में है कि एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा सके, ताकि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला करवाया जा सके। आपको बता दें कि राजौरी सेक्टर में हाल ही में 3 आतंकियों को लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय सेना ने ढेर किया था। भारतीय सेना के जवान हथियारों से लैस पूरे जंगल को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि कोई आतंकी अभी भी इस जंगल में छुपा तो नहीं है। लेकिन आशंका है कि 1 से 2 आतंकी इस घने जंगल के अंदर अभी भी छुपे हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। इधर जिंदगी को फिर से शुरू करने के मिशन के तहत महाराष्ट्र में किस तरह की छूट दी जा रही है, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट को। मिशन बिगिन अगेन के तहत अब महाराष्ट्र में कई चीज़ों को लेकर छूट दी जा रही है और मुंबईकरों के लिए धीरे धीरे राहत की खबर है, क्योंकि ये वही मुंबईकर हैं जो मरीन ड्राइव पर आकर वॉकिंग करना मिस करते थे, लेकिन अब यहाँ पर वॉकिंग की सुविधा जो है वो शुरू कर दी गई है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ये वॉकिंग और जॉगिंग यहाँ पर की जा सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं और हमने इनसे बात की। लगभग
75 दिनों के बाद ये लोग जो हैं वो अपने घरों से निकले हैं। कुछ लोग अपने पेट को घुमाने आए हैं, तो कुछ लोग जो हैं खुद यहाँ पर जॉगिंग के लिए आए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि मरीन ड्राइव पर अब CISF के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस के बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो संक्रमित है। ज़रा एक सज्जन यहाँ पर जॉगिंग के लिए आए हैं, उनसे पूछते हैं, सर कितने दिनों के बाद आप बाहर आए हैं? 75 डेज। 75 डेज। कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा है। हाँ। इसको तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। इसको सबसे ज़्यादा मज़ा है क्योंकि इतने दिन के बाद आया है। मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाशीष दाम से कहूँगी कि वो आपको पैन करके यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जब मुंबई पुलिस के अलावा यहाँ पर CISF के जवानों की तैनाती की गई है, और ये तैनाती सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले से ही बहुत सारे मुंबई पुलिस के जो कर्मी हैं वो संक्रमित हैं, और ऐसे में सुरक्षा को भी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अब मरीन ड्राइव को खोल दिया गया है। यहाँ पर तमाम लोग जॉगिंग के लिए और वॉकिंग के लिए आएंगे, तो वो लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कैमरा पर्सन सुभाशीष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। अनलॉक 1 में मॉल्स, होटल्स के साथ सरकार ने 8 जून से खुलने जा रहे धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस तय कर ली है। 100 सेकंड में देखिए कोरोना काल में क्या है धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइंस। दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों में कोरोना वायरस ने ऐसा कहर बरपाया कि वो हो गया जो पहले कभी नहीं हुआ। धार्मिक स्थल सुनसान हैं, मंदिर हो या मस्जिद, गिरजाघर हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल। ऊपर वाले के दर पर लोग आते जरूर हैं, लेकिन बंद दरवाजों के बाहर से ही माथा टेक कर चले जाते हैं। लेकिन 8 जून से इन धार्मिक स्थलों के दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन प्रवेश से पहले आपको सरकारी गाइडलाइंस माननी होंगी। धर्मस्थलों में प्रवेश से पहले हाथ पांव धोने होंगे। धर्मस्थलों में प्रार्थना सभा का आयोजन नहीं होगा। श्रद्धालुओं को घर से चटाई या कपड़ा लाना होगा। प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव पर भी रोक रहेगी। धर्मस्थलों में संगीत तो बजेगा, लेकिन भजन कीर्तन नहीं होंगे। देश भर में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बाद के फैसले से ही मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली के मशहूर कनॉट पैलेस की प्राचीन श्री हनुमान मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं, और यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों से। 8 जून को सरकार की नई नियमावली आएगी, जिसमें मंदिरों को फिलहाल कपाट खोलने की इजाजत तो दे दी गई है, लेकिन बहुत सारी नियमावली ऐसी है जिसमें भक्त दर्शन कैसे कर सकेंगे, प्रसाद कैसे जाएगा, और वो तमाम चीजें हैं जिसमें सरकार की नियमावली से पर्दा उठना है, और वो नियमावली सामने आनी है। लेकिन उससे पहले मंदिर परिसर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर के अंदर जाने के रास्तों पर ऑटोमेटिक टनल्स लगाई गई हैं, जो आपको मंदिर अंदर जाने वाले लोगों को सैनिटाइज करेगा। इसके अलावा मंदिर जाने वाले हर रास्ते को सैनिटाइज किया जा रहा है, और अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसके साथ ही आप ये भी ना भूलें कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर जाने से पहले फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, जबकि पर्सनल डिस्टेंसिंग को कायम रखते हुए 6 फीट की दूरी भी जरूरी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।